एक गुंडा को गुंडा कहना ये तुम्हारी औकात है? गुंडे बदमाशों के दम पर तो थाना तैनात है। यही सफ़ेद पोश गुंडे अब कानून बनाते हैं। हम तो थाली के बैंगन हैं, उनके इशारे पर लुढ़क जाते हैं। अगर उनके तलवे चाटने में सफल हो जाते हैं तो सम्मान सहित बड़े बड़े ओहदे पाते हैं। अगर सम्मान में कोई गुस्ताखी कर जाते हैं तो बाजारों में सुई बेचते हुए नजर आते हैं। अब सीख के आते हैं सब पेट से ही गुर। अब सीख के आते हैं पेट से ही सब गुर। इस वास्ते मिला लेते हैं सुर से सुर। आँखों में लड़ी आँखें जब कम सिनी में तो कुछ के हुआ है मोतिया, कुछ के हुआ तिंगुर। इस दौर में कमबख्ती यही है हमदम। तालीम है ज़्यादा मगर इल्म है कम। तजवीज़ किया जा न सका उसका इलाज ए जख्म है जिसका कोई नहीं मरहम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए इंडिया के स्टूडियो में हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी मौजूद हैं, ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के स्टूडियो में। आज जो रंदा की टिप्पणी है उसको सुनने के लिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं कि जहां विधानसभा में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में आवारा पशुओं से कोई नुकसान नहीं हो रहा और ना ही आवारा पशुओं के हमलों से किसी किसान की मौत हो रही है। क्या कहता है रंदा, सुनते हैं। जाके पैर न फटे बिवाई सो का जाने पीर पर आई। किसानों को आवारा पशुओं से जो दिल जल रहा है उस पर घी छिड़कने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो है पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जो नाम से तो धर्मपाल हैं लेकिन उनके झूठ ने कहीं धर्म नहीं झलकता। अगर किसी को एड़ी उठाकर झूठ बोलने की कला सीखनी हो तो पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह से सीखे। वो विधानसभा सत्र में अपनी आंखों की पानी के उतरने की परवाह किए बिना डंके की चोट पर कहा कि आवारा पशुओं से फसलों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और ना ही आवारा पशुओं के हमले से किसी किसान की मौत हो रही है। आपने तो इस मामले में कबीरदास के इस दोहे को भी उलट कर रख दिया है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आपको सदन में सफ़ेद झूठ बोलते हुए देखकर रंदा भी ये कहने को मजबूर हुआ है कि झूठ बराबर तप नहीं, सांच बराबर पाप। जाके हृदय झूठ है ताके हृदय आप। सत्य को अपने मुखारबिंद से ही भरे सदन में झूठ की सियासत पर सूली चढ़ाने वाले पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, आप बताएं, जब किसानों की हरी भरी फसल आवारा पशु चरकर चौपट नहीं कर रहे हैं तो फिर किसानों की फसल कौन चर रहा है? पराए बाप की कसम, आवारा पशुओं के स्थान पर तो रंदा उनकी फसल नहीं चल रहा है। बेचारे किसान रात रात भर खेतों में जाकर आवारा पशुओं से नहीं तो फसल की रक्षा किससे कर रहे हैं? आए दिन किसान आवारा पशुओं को कहीं पंचायत घर में तो कहीं स्कूलों में बंद कर इस ओर शासन प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित कर रहे हैं। फिर भी आप सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। रंदा समझता था कि धर्मपाल जी यथा नामे तथा गुड़े वाली बात आवारा पशुओं के संबंध में विधानसभा में कहेंगे तथा उनसे किसानों को निजात दिलाने का आश्वासन देंगे। आपने कहा आवारा पशु ना तो किसानों पर हमला कर रहे हैं और उनके हमले में किसी की मौत भी नहीं हुई है। बीते कई महीनों में कई लोग आवारा पशुओं के हमले में सीतापुर जनपद में ही असमय काल कवलित हो गए हैं। उनकी वजह से अनेक वाहन दुर्घटनाओं में कई की जानें जा चुकी हैं तथा कई घायल हो चुके हैं। तो फिर पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा, स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं। आवारा पशुओं के हमले में जिन किसानों व राहगीरों की मौत हुई है, जरा उन परिवारों से पूछो कि उनका क्या हाल है। क्या उनके परिजनों का शोक समुंदर की गहराई से कहीं कम तो नहीं है? आज आप शासन के मंत्री हैं, इतना सफ़ेद झूठ आपके मुंह से शोभा नहीं देता। इन्हीं किसानों मजदूरों ने आपको वोट से मंत्री पद तक पहुँचाया है।
कुछ तो जनता के प्रति संवेदनशील हो। अगर आवारा पशु किसानों की फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे तो फिर आपकी सरकार ने गौशालाएं व पशु आश्रय स्थल क्यों बनवाए? क्या ये भी झूठ है? तो ये ना कहा जाए इसे कि आंखों में से सुरमा ही निकाल लिया, मतलब कहावत कही गई, बिल्कुल सही कही गई। जिस तरह से जो मंत्री हैं उन्होंने, धर्मपाल सिंह ने कह दिया विधानसभा सदन में कि आवारा पशु से कोई नुकसान किसी को नहीं हो रहा, ना ही किसानों की फसल चौपट हो रही है और ना ही कोई किसान जो है आवारा पशुओं के हमले से मौत हुई है। लेकिन रंदा ने कहा है कि सीतापुर जनपद में ही आवारा पशुओं के हमले से कई की मौत हो चुकी है, कई दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं और किसानों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे कि आवारा गौवंश से जो है परेशान होकर लोगों ने, ग्रामीणों ने वो गौवंशों को जो है स्कूलों में बंद किया है और पंचायत में भवन जो है बंद कर दिया है। फिर भी जो है निराकरण अभी तक जो है आवारा गौवंशों से निजात नहीं मिली है। अगली खबर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि माफिया की सूची उपलब्ध कराए सरकार। कहा सरकार टॉप 10 व टॉप 100 की सूची नहीं दे रही, सूची दे तो जनता भी जाने माफिया कौन लोग हैं। क्या कहता है इस सूची पर, सुनते हैं रंदा। भाई अखिलेश जी, माफियाओं को आप भी जानते हैं और सरकार भी जानती है और जनता आप दोनों से पहले उन्हें जानती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्ट तो जनता को है। इनके हकूक़ पर माफिया लोग डाका डाल रहे हैं और उन्हें हर प्रकार से उत्पीड़न का शिकार बना रहे हैं। माफिया पालने का शौक सत्ता और विपक्ष दोनों को हमेशा से रहा है। ये माफिया अपना धंधा चमकाने के लिए जिसकी सरकार होती है उसके पाले में चले जाते हैं और सफ़ेदपोश नेता व बड़े कार्यकर्ता के रूप में अपना साम्राज्य चलाते रहते हैं। क्या अखिलेश जी आपने अपने पार्टी के माफियाओं की सूची सरकार को उपलब्ध करा दी है? जो सरकार अपने माफियाओं की सूची आपको उपलब्ध कराती घूमे? कोई सरकार आप बैल मुझे मार की कहावत सिद्ध नहीं करती। अगर आप अपनी पार्टी के सभी माफियाओं की सूची सरकार को उपलब्ध करा दी होती तो कम से कम सरकार उन माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलवाने का शौक पूरा कर लेती। भाजपा संरक्षित जो माफिया हैं वो तो उनके वॉशिंग मशीन के धुले हुए हैं, उनको माफिया कहना अपराध है। वो आज भाजपा में जाकर पूरे भक्त हो चुके हैं। उनकी फ़ोटो अक्सर धर्म कर्म के सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ती है और जिन्हें सत्ता की शरण नहीं मिली या तो वो जेल की हवा खा रहे हैं या सत्ता के डर से मारे भीगी बिल्ली बने हुए घूम रहे हैं और वो संन्यास की मुद्रा अख्तियार किए हुए हैं। रंदा को कोई बताए कि धनंजय सिंह, माफिया डॉन ब्रजेश सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे न जाने कितने सफ़ेदपोश माफिया क्या साधु संत होकर प्रभु श्री राम की माला जप रहे हैं। वो सत्ता संरक्षित हैं, इसलिए वो दूध के धुले हैं, उनके लिए हर विकल्प खुले। विधानसभा विधान परिषद में ही कई ऐसे सफ़ेदपोश माफिया हैं जिनके संरक्षण में अवैध खनन, वृक्ष कटान सहित न जाने कौन कौन से अवैध काम हो रहे हैं। क्या इसकी जानकारी शासन को नहीं है? रंदा इसे कतई नहीं मान सकता। अखिलेश जी, योगी सरकार जिन माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रही है, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब तो सपा सरकार के संरक्षण में पले बढ़े हैं। माफियाओं और गैर कानूनी कार्य करने वालों के लिए हर राजनीतिक दल ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। वो ऐसे लोगों को टिकट देने में शर्म की जगह गर्व महसूस करते हैं। इसलिए संसद तथा विधानसभाओं में 1/3 से अधिक प्रतिनिधि दागी के रूप में चुने गए हैं, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। माफिया चाहे विपक्ष संरक्षित हो या सत्ता संरक्षित, सब पर बिना राजनीतिक भेदभाव के कार्रवाई करवाना चाहिए तथा उनकी इमारतों पर योगी बाबा को बुलडोजर चलवाने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे सफ़ेदपोश माफियाओं गुंडों पर पुलिस कार्रवाई कैसे करे? रंदा की इन काव्य पंक्तियों से उनकी बेबसी साफ झलकती है। एक गुंडा को गुंडा कहना ये तुम्हारी औकात है? गुंडे बदमाशों के दम पर तो थाना तैनात है। यही सफ़ेदपोश गुंडे अब कानून बनाते हैं। हम तो थाली के बैंगन हैं, उनके इशारे पर लुढ़क जाते हैं। अगर उनके तलवे चाटने में सफल हो जाते हैं तो सम्मान सहित बड़े बड़े ओहदे पाते हैं। अगर सम्मान में कोई गुस्ताखी कर जाते हैं तो बाजारों में सुई बेचते हुए नजर आते हैं। वो सर्वशक्तिमान हैं, वही सब कुछ करवा रहे हैं।
पुलिस और न्यायालय जैसे मुख्य विभाग वही तो चलवा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से माफिया जो लोग हैं होते हैं, जो गुंडे होते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों जो हैं रखते हैं और अपना रसूख समझते हैं। फिलहाल जिस तरह से रंदा ने बताया कि भाजपा में जो गुंडे या माफिया कहें आ गए हैं, वो सफ़ेद पोस्ट में अब जो है नेता बने घूम रहे हैं, और बने भी क्यों ना, क्योंकि रंदा ने बताया है कि ये जो है वॉशिंग मशीन है भाजपा वाली ही, कि उसमें धुल के जो है सब बिल्कुल व्हाइट कॉलर के नेता बन गए हैं। अगली खबर, जहां कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सपा का सदन से वॉकआउट। सरकार बोली राजकोषीय संतुलन और वृद्धावस्था के लिए एनपीएस जरूरी। क्या कहता है इस पर, सुनते हैं रंदा। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के बजाय कहीं विधायकों मंत्रियों के वेतन भत्ता पेंशन व विधायक निधि में वृद्धि की बात होती तो सपा तो क्या कोई भी पक्ष व विपक्ष का दल सदन से वॉकआउट नहीं करता, बल्कि मेजें थपथपाकर उसका ध्वनिमत से स्वागत करता। विधायकों के वेतन भत्ता बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी सेवा अवधि मात्र 5 साल होती है, और जो सरकारी कर्मचारी 60 साल तक सेवा करते हैं, उनकी पुरानी पेंशन की बहाली धरना प्रदर्शन के बाद भी नहीं हो पा रही है। धन्य है राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार, जिसने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर उन्हें राहत प्रदान की है। तो फिर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, वो पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल कर सकती हैं? ऐसा नहीं है कि वो गैर भाजपा सरकारों से कम टैक्स जनता से वसूल रही हैं। अगर सरकार को राजकोषीय संतुलन बनाना है तो वो पहले अपने वेतन भत्तों को कम करे तथा अपने को पेंशन के लाभ से दूर रखे। जब विधायक सांसद पेंशन ले सकते हैं तो 60 वर्ष तक सरकारी सेवा करने के बाद कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग क्यों नहीं कर सकते? इसका स्पष्ट कारण भी जनता व कर्मचारियों को नहीं समझाया जा रहा। बिल्कुल कि पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग कर रहे हैं आखिरकार बहाल नहीं की जा रही, बल्कि जो है अन्य जैसे राज्य है, जैसे राजस्थान का आपने नाम लिया, वहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार होते हुए जो है पुरानी पेंशन बहाल की मंजूरी दे दी गई है, और जो है वहाँ पर जो है प्रक्रिया को उनको न्याय मिला है। इस बार जो है यहाँ पे डबल इंजन की सरकार होते हुए भी जो है पुरानी पेंशन बहाली नहीं की गई है। अगली खबर, जहाँ मुख्यमंत्री द्वारा बाप का सम्मान न करने संबंधी बयान पर अखिलेश ने कहा कि यह परंपरा ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते तो बाप के अपमान के आरोप का जवाब देते। क्या कहते हैं इस बयान पर, सुनते हैं रंदा। ठीक सोचा अखिलेश जी आपने। अगर आपने भी जवाब दे दिया होता तो लोग कहते न कम रघुबर और न कम कन्हैया, अर्थात न तुम मेरी कहो और न हम तुम्हारी, क्योंकि राजनीतिक चरित्र सबका एक जैसा होता है, चाहे वो पक्ष का नेता हो या विपक्ष का। ऐसी बातें तो सदन में जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए की जाती हैं। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बाप बाप कहकर जो कबड्डी खेली, उसकी चर्चा मीडिया में खूब रही। चलो अखिलेश जी, आपने अपने पिता पर की गई टिप्पणी पर ज़्यादा कुछ नहीं बोले, नहीं तो पूरा का पूरा सदन बप्पा बुआ की टिप्पणी में ही गुजर जाता। इन दोनों में कौन कितना पितृभक्त रहा है, रंदा ही नहीं हर कोई इसकी हकीकत जानता है। जिस पिता का स्थान सभी लोग आकाश से ऊंचा तथा जीवंत देवता के रूप में मानते रहे हैं, ऐसे पिता के अंतिम संस्कार में प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला शामिल न हुआ हो तो उसके मुखारबिंद से किसी अन्य के पिता पर सार्वजनिक टिप्पणी शोभा नहीं देती। किसी के पिता पर टिप्पणी तो उस पुत्र को भी शोभा नहीं देती जिसने जीते जी अपने पिता का पद छीनकर अध्यक्ष से संरक्षक बना दिया हो, अपने चाचा को अपमानित कर दूसरी पार्टी बनाने के लिए विवश कर दिया हो। उसके भी मुँह से पिता के मान अपमान की बातें अच्छी नहीं लगती। जनता ने आपको इसलिए चुना है कि आप चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, जन समस्याओं को उठाने व उसके निदान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन सदन में बाप बाप खेला जा रहा है और रामचरितमानस को लेकर छिछले स्तर की बहसबाजी कर सदन का कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है। अखिलेश जी अगर बाबा जी के बाप वाले वक्तव्य पर उनके पिता को लेकर टिप्पणी करते तो रंदा जैसे को तैसा
कि कहावत के ऊपर कुछ नहीं मानता। अगर रंदा सरीखे लोग एक दूसरे पर बाप या अन्य बात को लेकर अनर्गल टिप्पणी करते तो बुद्धिजीवी लोग उनका खैर मकदम इस दोहे को कहकर करते, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। तो आपने सुना कि जो अगर जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है अखिलेश के पिता की बात करके टिप्पणी की थी, वो फिलहाल जो है किसी को भी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सदन वो जगह नहीं है। सदन जो है सिर्फ और सिर्फ बात जो करे वो जनता की बात करे कि किस तरह से अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए और विकास के मुद्दों की बात की जाए। फिलहाल अगली खबर, जहां विधान परिषद में सपा एमएलसी जासमीर अंसारी ने पोस्टमार्टम की परेशानियों का उठाया मुद्दा। कहा, डीएम के आदेश के बाद ही होता है रात में 100 का विच्छेदन, अंग्रेजों का बनाया कानून अब भी लाया जा रहा है अमल। क्या कहता है रंदा, सुने। बधाई हो सपा एमएलसी जासमीर अंसारी को कि कम से कम पोस्टमार्टम के मामले में रंदा जैसे हादसे में मरने वाले लोगों का मुद्दा उन्होंने उठाया। विधान परिषद में सपा एमएलसी श्री अंसारी ने जिस बेबाक ढंग से वो मुद्दा उठाया, वो न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि जनहित के प्रमुख मुद्दों में से एक है। इसके लिए रंदा जनपद सीतापुर की ओर से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और चाहता है कि वो सीतापुर से जुड़ी हर समस्या को इसी तरह बेबाकी से सदन में उठाते रहें। शायद सरकार का ध्यान उनके द्वारा उठाई गई जन समस्याओं पर जाए और सरकार उसका निदान कराए। इसका लाभ निश्चित रूप से जनपद वासियों को मिले। जनपद में औसतन 4-5 मौतें प्रतिदिन किसी न किसी हादसे, हत्या, आत्महत्या के कारण होती हैं। इनका पोस्टमार्टम कराने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो 24 घंटे से लगाकर 36 घंटे के अंतराल में पोस्टमार्टम हो पाता है। आज भी पोस्टमार्टम के मामले में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम कानून लागू हैं, जिसकी वजह से समय पर पोस्टमार्टम जैसी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती। कभी कभी तो पोस्टमार्टम कराने के लिए पीड़ित परिवार को डीएम या किसी राजनीतिक नेता से सिफारिश तक करानी पड़ती है, तब समय से कहीं जाकर पोस्टमार्टम हो पाता है। बहुत से मामलों में डीएम के आदेश पर रात में भी पोस्टमार्टम किया जाता है। आदरणीय जासमीर जी, अगर आपके प्रयास से कहीं पोस्टमार्टम कराने में सहूलियत मिलने लगे, ज़्यादा देर पोस्टमार्टम हाउस में रंदा को विश्राम न करना पड़े, तो वो भी किसी दिन पोस्टमार्टम हाउस की सहूलतों का लाभ उठा ले। रंदा जब बुझे हुए चेहरों को देखता है तो उसे लगता है कि रंदा किसी अव्यवस्था रूपी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया है, जिसे तत्काल अपने पोस्टमार्टम की आवश्यकता महसूस हो रही है। रंदा जासमीर भाई को धन्यवाद देता है कि कम से कम वो जिले के कई जनप्रतिनिधियों की तरह नहीं है, जो अपने चमचा चाटकारों के मध्य तो अपनी बातों की जुगाली किया करते हैं, किंतु जन समस्याओं को लेकर विधानसभा या संसद में उनके मुंह में दही जम जाता है, वो कुछ बोलते ही। तो वाकई जो है रंदा तारीफ कर रहा है कि जासमीर अंसारी की उन्होंने जो है जिस तरह से पोस्टमार्टम जो सविच्छेदन गृह बनाया गया सीतापुर में, उस मुद्दे को उठाया है बड़ी गंभीरता से कि आखिरकार अगर ऐसी कोई जो है समस्या होती है, जिस तरह से बताया रंदा ने कि अगर रात में जैसे पोस्टमार्टम कराना होता है 100 का, तो डीएम का आदेश होता है या राजनीतिक दबाव बनाकर जो है रात में पोस्टमार्टम कराया जाता है। लेकिन अगर ये जो मुद्दा उठाया है जासमीर जी ने, ये मुद्दा उठाने के बाद अगर वाकई अमल लाया जाए तो अंग्रेजों का कानून जो बनाया गया था उसको हटा करके अब नया कानून बनाया जाए, जिससे कि जो 100 विच्छेदन कराया जाता है उसमें सहूलियत मिल सके। अगली खबर, जहां गौतम अडानी अमीरों की सूची में 38वें स्थान पर खिसके, मतलब आसमान से गिरे और खजूर में अटके। क्या कहता रंदा, सुनते हैं। देखे रहना कहीं ये पीएम की आंखों का तारा दुलारा पूंजीपति गौतम अडानी LIC व स्टेट बैंक के निवेशकों की रकम न डुबा दे, क्योंकि इसने LIC व स्टेट बैंक से अरबों रुपए कर्ज व शेयर में ले रखे हैं। अडानी समूह के शेयर दिनों दिन गिरते जा रहे हैं। मात्र 1-1.5 महीने में अडानी समूह के शेयर ऐसे धड़ाम हुए कि वो दुनिया के दूसरे नंबर के पूंजीपति से 38वें नंबर पर चले गए। किसी ने सच ही कहा है कि लक्ष्मी चंचला होती है, वो कब किसी को राजा तथा कब किसी को रंक बना दे, कहा नहीं जा सकता।
हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने उन्हें इतने नीचे गिरा दिया कि ऐसा किसी को सपने में भी यकीन नहीं था। लेकिन इसका पता रंदा को था, क्योंकि उसने वैज्ञानिक न्यूटन के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत को पढ़ा था कि जो वस्तु जितनी तेजी के साथ ऊपर जाती है उसी तेजी के साथ वो पृथ्वी पर आकर गिरती है। गौतम अडानी की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीएम और उनकी केंद्र सरकार तथा उनकी पार्टी विपक्ष के आरोपानुसार अडानी के साथ खड़ी है। अभी देश की कई सरकारी औद्योगिक इकाइयाँ व सरकारी कमाई के उपक्रम बचे हैं। वो देर सवेर औने पौने दामों में खरीदकर अडानी फिर से दुनिया के एक नंबर के पूंजीपति बन जाएंगे। किसी ने कहा भी है, जय की मैया राम रसोइया वही के ललुआ भूखे, भला कैसे रह सकते हैं। रंदा को ये भय सता रहा है कि एक दिन गौतम अडानी LIC व स्टेट बैंक के निवेशकों का पैसा जो उसने कर्ज के रूप में लिया है या शेयर के रूप में, वो कहीं विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे लेकर देश से रफू चक्कर न हो जाए और सरकार उसको अपने देश वापस लाने में विफल साबित हो। तो मतलब आंखों का तारा जिसे कहें कि जिस तरह से विपक्ष के जो है आरोपानुसार जो है अडानी जो है मोदी की आंखों के तारे हैं, भाजपा की आंखों के तारे हैं, तो वो कैसे आखिरकार गिर गए। लेकिन रंदा को पहले ही पता था कि जिस तरह से जो है जो जितनी जल्दी ऊंचाई पे आता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है उतनी ही जल्दी नीचे आता है। तो जिस देखा आपने कि जो गौतम अडानी थे कि देश के जो है नंबर 2 पर अमीरों की सूची में आते थे, आज वो 38वें नंबर पर खिसक गए हैं। अगली खबर, विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षकों के 52,442 पद हुए हैं खाली, लेकिन कोई भर्ती नहीं होगी। आखिर क्यों नहीं होगी, सुने रंदा। आदरणीय मंत्री संदीप सिंह जी, आपकी सरकार में स्कूलों में पढ़ाने हेतु रिक्त पदों के बावजूद शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं कर सकती। न करे, आपकी पार्टी में रंदा सरीखे शिक्षित लोगों को आपकी पार्टी में दरा बिछाने, झंडे डंडे लगाने और पार्टी नेताओं का जयकारा लगाने हेतु भाजपा में भर्ती हो सकती हो तो उसमें करवा दीजिए, या उसने भी पार्टी ने भी अपना दरवाज़ा रंदा सरीखे लोगों के लिए बंद कर दिया है जो पढ़े लिखे लोग हैं। अगर पार्टी में संस्था मिल गई तो वो भी कोटे ठेकों में दलाली से अपना काम चला लेगा। रंदा उसी दिन से समझ गया था जब पार्टी शिक्षा से ज़्यादा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर दे रही थी। तो स्कूलों में शिक्षकों की क्या आवश्यकता, जिन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है उन स्कूलों में बच्चों को ढोल मंजीरा दे देना चाहिए ताकि वो उसकी धुन पर भजन कीर्तन करने का अभ्यास कर सकें। जब पढ़ लिख कर खाली जगह होने के बावजूद शिक्षकों के पद नहीं भरे जाएंगे तो अध्यापक विहीन स्कूलों के बच्चे भजन कीर्तन के अलावा और करेंगे ही क्या। रंदा परिषदीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को देखकर कहने पर मजबूर है, पढ़े लिखे की ऐसी तैसी, छुआलो घास चराओ भैंसी। वैसे ही प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। 823 विद्यालय एकल कक्ष में तथा 8160 विद्यालय ऐसे हैं जो 2 कमरे में चल रहे हैं। प्रदेश में 52,442 पद रिक्त पड़े हैं, उन पर भर्ती करने में सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। लगता है इन स्कूलों के बच्चे आगे चलकर अपना भविष्य या तो संताई महंताई में ढूंढेंगे या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता बनकर दरा बिछाने और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए घूमेंगे। रंदा जैसे बच्चे क्या स्कूल में बिना गुरु के ही ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग को खेल बनाकर रख दिया गया है। चालू शिक्षा सत्र में बिना पुस्तकों के विद्यार्थी छमाही की परीक्षा देने पर मजबूर हुए हैं। शायद ऐसी व्यवस्था देखकर ही मशहूर शायर महफूज रहमानी ने शेर कही हो, अब सीख के आते हैं सब पेट से ही गुर, अब सीख के आते हैं पेट से ही सब गुर, इस वास्ते मिला लेते हैं सुर से सुर। आँखों में लड़ी आँखें जब कम सिनी में तो कुछ के हुआ है मोतिया, कुछ के हुआ तिंगुर। इस दौर में कमबख्ती यही है हमदम, तालीम है ज़्यादा मगर इल्म है कम। तजवीज़ किया जा न सका उसका इलाज जख्म है जिसका कोई नहीं मरहम।
जी बिल्कुल, तजबीज किया जा न सका उसका इलाज, ये जख्म है वो जिसका कोई नहीं मरहम। बिल्कुल सही कहा रंदा ने कि जिस तरह से जो है 52,442 पद जो हैं अभी जो शिक्षक के जो हैं वो रिक्त हैं, लेकिन भरने के लिए जो है सीधे हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भरे जाएंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं हुई हैं, आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा जो जूनियर वर्ग की परीक्षाएं कि पुस्तकें नहीं बांटी गई और छमाही की परीक्षा दे डाली बच्चों ने। आखिरकार वहाँ का शिक्षा का हाल क्या होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर तरफ ये सरकार यही कह रही कि पढ़ें सभी बच्चे शिक्षित हों। कैसे शिक्षित हो, जिस प्रदेश में आखिरकार जो हकीकत है वो छमाही परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथों में प्रतीक जी पुस्तकें नहीं आई थी। ये बड़ी सोचने वाली विषय है। उस प्रदेश का क्या हाल हो सकता है, यहाँ की कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। अरे नहीं कोई रोजगार मिल रहा है किसी को, कुछ सब बेरोजगार घूम रहे हैं, अशिक्षित घूम रहे हैं, तो आखिरकार जो आपकी जिम्मेदारी है उसे तो शिक्षित तरह से निभाई जाए। ये क्या कहा जाए, इसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक जो है शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी हुई है। कैसा लगा आज का रंदा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले रविवार। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।